हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस की मेंस के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपको मेंस और प्रीलिम दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, पर आज हमारा जो फोकस है वो है दोस्तों मेंस के एग्जामिनेशन पर। तो आप जो यूपीपीसीएस की मेंस एग्जामिनेशन देते हो उसमें एनर्जी ये टॉपिक जो है वो साइंस टेक में जो आता है, तो साइंस टेक में एनर्जी टॉपिक पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब दोस्तों, इन क्वेश्चंस के टाइप्स जो है वो कैसे हो सकते हैं, तो आप उनको एक बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो। जनरली यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस आता है वो आता है दोस्तों कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक जो आता है दोस्तों वो होता है एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वेश्चन आता है कि भारत भाई एनर्जी सफिशिएंट है या नहीं है, हम लोग एनर्जी के हिसाब से सिक्योर है या नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये जो आता है वो ये कि इंडिया ने देखो दोस्तों पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्लेम किया था, हमने वहाँ पर एक प्लेज ली है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, तो इंडिया को 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है। 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। तो फिर इसमें क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि भाई इंडिया कार्बन न्यूट्रल कैसे बनेगा, उसके लिए इंडिया को कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी, कौन से रिसोर्सेज पे हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको सोलर पावर पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सोलर पावर, वैसे ही विंड पावर पर भी हमें क्वेश्चंस आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। अब ये सोलर पावर पर हमें क्वेश्चंस आते हैं, विंड पावर पर क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों इसी में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नए टॉपिक्स हैं उनका भी रिलेवेंस पढ़ते हैं। उस रिलेवेंस में हमें क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, और ग्रीन हाइड्रोजन क्या हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये दूसरा दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चंस तो हमें आते ही है। अब न्यूक्लियर एनर्जी के दो, तो इंडिया में जितने भी पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, तो वहां पर दोस्तों रिएक्शन होती है फिजन। तो आपने करंट अफेयर में इसके बारे में भी पढ़ा होगा कि हम लोग फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहते हैं, फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी क्वेश्चन आता है। दूसरा ये क्वेश्चन आता है क्या इंडिया ने न्यूक्लियर पावर एनर्जी पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या हमने इंडिया में ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट वेज में पूछे जाते हैं कि भाई इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन कैसे होगा, ग्रीन एनर्जी कितनी आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी आएंगी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जहाँ से एक बार आपका बेस बिल्डअप हो गया तो हम लोग इनसे रिलेटेड जो मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग यहाँ से प्रॉपरली लिख पाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने जो होता है वो ये कि भाई एनर्जी क्या है और एनर्जी किस फॉर्म में आती है, और यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए एनर्जी के मायने क्या है, एक हाउस होल्ड एक घर के लिए एनर्जी के मायने क्या है, और कंट्री इंडिया इसके लिए एनर्जी के मायने क्या है। अब दोस्तों जब इंडिया की बात होती है, गवर्नमेंट की बात होती है, तब हम लोग पूरे इंडिया के सिनेरियो को स्टडी करते हैं। अब अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एज ए इंडिविजुअल हम लोग हमारी डेली लाइफ में कितनी एनर्जी यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है, फंक्शन करती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं। अब फिर क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं वो आई कहाँ से, उसके पीछे के सोर्स, फिर एनर्जी के टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। हमारे घर में जो भी सामान आता है वो ट्रकों से आता है। तो भाई पेट्रोल डीजल भी एक एनर्जी के फॉर्म में कंट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों नेचुरल गैस, हमारे घर में जो कभी खाना जो बनता है वो एलपीजी गैस पर बनता है। तो हम लोग दोस्तों हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट एनर्जी के सोर्सेस और अलग अलग फॉर्म्स में उन्हें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एक टर्म यहाँ पर रखने वाला हूँ, उस टर्म को थोड़ा समझना है अच्छे से। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों इंडिया की एनर्जी बास्केट की, इंडिया की एनर्जी बास्केट।
मतलब पूरे हमारे देश को गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें एनर्जी के लिए गवर्नमेंट कैसे कैसे प्लान करती है और गवर्नमेंट जो फ्यूचर फोरकास्टिंग करती है उसके हिसाब से भी हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्राम और स्कीम्स इनको समझने में मदद होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पूरा फोकस रख रहे हैं कंसेप्ट पर। अब दोस्तों एक कंट्री की, जैसे इंडिया की एनर्जी बास्केट हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो इंडिया की एनर्जी बास्केट में कौन से सोर्स है जो हम लोग एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो अभी इंडिया में एनर्जी के लिए सबसे पहला सोर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो है दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है दोस्तों, जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो एनर्जी की डिमांड तो बढ़ेगी ही। अब इंडिया को हमें डेवलप भी करना है, इंडस्ट्री को भी ग्रो करना है, हमारे सारे हाउस होल्ड को हमें इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन भी देना है। तो इस केस में दोस्तों जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होती जाएगी वैसे ही हमारी एनर्जी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। एनर्जी की उसमें भी दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। अब वैसे ही दोस्तों जैसे अगर इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती जाएगी वो भी दोस्तों इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डिमांड को बढ़ाएगा। इंडिया की जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो होगी, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। तो दोस्तों इंडिया में जो एनर्जी के सोर्सेस हम लोग यूज करते हैं, इंडिया में जो एनर्जी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसके कौन से सोर्सेस है। तो सबसे पहला सोर्स यहां पर है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी डेली लाइफ में यूज होती है। फिर उसके बाद व्हीकल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो दोस्तों व्हीकल के लिए हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल एंड डीजल। अब पेट्रोल और डीजल भी यूज होता है। उसके बाद कुकिंग के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग दोस्तों यूज करते हैं एलपीजी कुकिंग के लिए। उसके बाद हम लोग सीएनजी भी यूज करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए। फिर हम लोग बायोगैस भी यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा और कौन सा चौथा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम लोग इंडिया में डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है दोस्तों बायोमास। बायोमास तो देखो दोस्तों हम लोग लकड़ियां जला के या खेती के जो भी रेसिड्यू बचा होता है उसे जला के या गोबर उसको भी जला के इंडिया में हम लोग एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। अब एनर्जी हम लोग डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं। अब दोस्तों इन सभी को अगर आप थोड़ा केयरफुली ध्यान से दो, इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, तो इनके पीछे ये जो तीन जो है, इनके तीन के पीछे ये तीन एनर्जी जनरेट करने में हम लोग जो मेजर रॉ मटेरियल यूज करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूज करते हैं वो है दोस्तों फॉसिल फ्यूल। अब वो कौन से है, फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब फॉसिल फ्यूल में कौन से फ्यूल यूज करते हैं, तो भाई कोल यूज होता है, कोल जो मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम जिससे हम लोग पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों नेचुरल गैस। अब इस नेचुरल गैस को हम लोग यूज करते हैं एलपीजी सीएनजी बनाने के लिए। और ये जो बायोमास है ये तो भाई फॉरेस्ट और अपने जो भी बायोलॉजी वाले ऑर्गेनिजम्स है उनसे मिल जाता है। अब दोस्तों इन पर अगर आप ध्यान दो तो एक दूसरा तरीका अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर देखो ये कोल जो है ये सॉलिड फॉर्म में फ्यूल होता है, क्रूड ऑयल जो है ये लिक्विड फॉर्म में फ्यूल होता है, और दोस्तों वही नेचुरल गैस की बात करें तो ये गैस फॉर्म में फ्यूल होता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी है कि भाई ये अलग अलग डिफरेंट तरह के फ्यूल है, अलग अलग स्टेज में होते हैं, तो इन्हें हैंडल करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना और फिर यूज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी होती है कि भाई 2030 तक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी, इंडिया का ग्रोथ रेट कितना होगा, इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी और उसके हिसाब से एनर्जी की डिमांड कितनी बढ़ेगी। अब एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को उतना एनर्जी प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। अब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, सीएनजी, इन सब के बारे में अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया तो एक बताओ, क्या फॉसिल फ्यूल जब भी बर्न होते हैं,
फॉसिल फ्यूल को जब भी एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो क्या इन सब में से कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं होता? तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन तो होता है, और हमने बोला कि हमें तो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्लेज किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेज किया कि भाई हम लोग हमारा कार्बन इमिशन कम करेंगे। तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों हमें इन सब को रिप्लेस तो करना पड़ेगा। अब जब भी इनकी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो हमें ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इको फ्रेंडली एनर्जी, ऐसे टर्म हम लोग बार बार सुनते हैं। तो दोस्तों सिंपल शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो वो ये है कि अभी जो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग यूज करते हैं सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन करते हैं, और इंडिया को इन सब को रिप्लेस करना पड़ेगा, इनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसी को अगर कॉन्टेक्स्ट में देखो, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिशन होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, और इससे दोस्तों इंडिया पर कितना फाइनेंशियल बर्डन आता है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन, क्या ये सारे सोर्सेस फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कितना % फॉसिल फ्यूल यूज होता होगा? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अगर हम लोग बात करें ना दोस्तों, तो इंडिया जो है ऑलमोस्ट कोल कितना यूज करता है? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी जो है दोस्तों वो कोल से बन रही है। 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बन रही है। अब वैसे ही दोस्तों पेट्रोल और डीजल, जिसमें हम लोग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो इंडिया के पास कितना पेट्रोलियम ऑयल है? हाँ दोस्तों, इंडिया के पास कितना पेट्रोलियम ऑयल है और कितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम ऑयल दोस्तों हम लोग 80 to 85% इंपोर्ट करते हैं। 80 to 85 हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम ऑयल। और वही अगर हम लोग नेचुरल गैस की बात करें तो दोस्तों नेचुरल गैस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ऑलमोस्ट 50% जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो फिर यहां पर आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों वो क्वेश्चन है, क्या इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है? क्या इंडिया एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में सिक्योर है? तो भाई हम एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में सिक्योर नहीं है। हमें दोस्तों अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी, और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना होगा, और उसके साथ ही क्लाइमेट चेंज भी है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल भी करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों आपको समझना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे प्लानिंग कर रही होगी, और फ्यूचर में इंडिया के एनर्जी सोर्सेस कैसे हम लोगों को डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे, ग्रीन सोर्सेस से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप कि ये पूरा सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। ये है दोस्तों इंडिया की एनर्जी बास्केट, और ये है इंडिया के एनर्जी बास्केट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, हम लोग आज भी डिपेंडेंट है। और अगर हमें दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बननी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। डिपेंडेंस जो है हमारे लिए हानिकारक होगा। अब दोस्तों इस कॉन्टेक्स्ट में ना एक नया ट्रेंड जो हमें दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? तो देखो हम लोग पेट्रोलियम को भी यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस को भी यूज़ करते हैं, कोल को भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन चाहिए, वो है आइडियल फ्यूल क्या होगा। अब इतने डिफरेंट सोर्सेस हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, तो आइडियल फ्यूल क्या होगा? अब आइडियल फ्यूल की डेफिनेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं? आइडियल फ्यूल एक आदर्श ईंधन कैसे होगा? तो दोस्तों आइडियल फ्यूल की सबसे पहली खासियत जो होनी चाहिए वो ये कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होगा? अगर आप 1 kg फ्यूल को बर्न करते हो, 1 kg फ्यूल अगर हम लोगों ने बर्न किया तो वो कितनी ज्यादा एनर्जी देगा, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सिंपल डेफिनेशन, 1 kg फ्यूल अगर आपने बर्न किया तो आपको कितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो मान लो अगर हम लोगों ने 1 kg वुड, 1 kg लकड़ी को जलाया, और वही हम लोगों ने 1 kg LPG गैस को जलाया,
1 केजी लकड़ी को जलाया और 1 केजी एलपीजी को जलाया, तो भाई सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा दोस्तों एलपीजी। क्यों? तो भाई एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? तो दोस्तों एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू जो आती है वो आती है 40,000 टू 45,000, 40,000 टू 45,000 किलो जूल्स, इतनी इसकी दोस्तों एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। अब वुड कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 1 किलो लकड़ी, तो 1 किलो लकड़ी जो है दोस्तों ये हार्डली 14 से 15,000, 14 से 15,000 कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर आइडियल फ्यूल इन दोनों के कंपैरिजन में अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों एलपीजी। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू का टॉपिक आया ही है तो यहां पर याद रखना सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है दोस्तों हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी? तो वो है दोस्तों 1.5 लाख किलो जूल, 1.5 लाख। अब यहां से लॉजिक याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये बेस्ट फ्यूल क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो हम लोग बहुत कम वेट कैरी करना पड़ेगा और उससे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी। तो आइडियल फ्यूल का सबसे पहला पॉइंट था दोस्तों कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो है आइडियल फ्यूल का वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कि ये अफोर्डेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। अब अफोर्डेबल का मतलब क्या है? तो चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अफोर्डेबल मतलब सब लोगों के इकोनॉमिक बजट में होना चाहिए, सब लोगों को इजीली खरीदते आना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अफोर्डेबल मतलब सिंपल लैंग्वेज में हो जाएगा दोस्तों कि ये सस्ता होना चाहिए। तो अब जैसे देखो हम लोग जो खाना बनाते थे ट्रेडिशनली इंडिया में, खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? तो ट्रेडिशनली दोस्तों हम लोग खाना बनाने के लिए यहाँ पे वुड यूज करते थे, लकड़ियों को जलाते थे, लकड़ियों को जला के उन पर हम लोग खाना बनाते थे। अब दोस्तों वैसे ही बाद में क्या हुआ? बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया केरोसिन। अब दोस्तों यहां पर ये पॉइंट याद रखना है कि क्या इसका आंसर आप खुद बताओगे करंट्स अपने कमेंट सेक्शन में कि भाई इंडिया में दोस्तों अभी केरोसिन का प्रोडक्शन होता है क्या? केरोसिन का इंडिया में अभी प्रोडक्शन होता है क्या? तो दोस्तों अभी इंडिया में केरोसिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केरोसिन को अब प्रोवाइड किया था एज अ अल्टरनेटिव कि आप कुकिंग के लिए लकड़ियां मत जलाओ, आप केरोसिन के स्टोव पर खाना बनाओ। ये क्या होगा? तो एनवायरनमेंट सेव भी होगा, लेस पोल्यूशन होगा। जब लकड़ियों पे औरतें खाना बनाती थी तो उसके स्मोक के वजह से, धुएं के वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी और उसके वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होता था, फॉरेस्ट का भी लॉस होता था। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया केरोसिन जो लेस पोल्यूटिंग था और यहाँ पर खाना बना सकते थे। अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है दोस्तों एलपीजी। एलपीजी तो देखो आपने उज्ज्वला स्कीम के बारे में सुना होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को एलपीजी प्रोवाइड कर रही है। अब दोस्तों इन तीनों को अगर कॉस्ट के हिसाब से देखें तो सबसे सस्ता यही है, इजीली अवेलेबल भी है। दूसरा है दोस्तों केरोसिन, थोड़ा सस्ता था और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा थी। अब एलपीजी क्लीन भी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कौन सी आ गई? कॉस्ट, अफोर्डेबल। अगर आज हमारी पॉपुलेशन एलपीजी को अफोर्ड कर पाती है तो गवर्नमेंट ने केरोसिन बंद कर दिया और लकड़ियों पे खाना बनाना भी बंद हो जाएगा। तो हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जो अफोर्डेबल हो, जिसे लोग यूज़ भी कर सके। अब अफोर्डेबल के साथ दोस्तों और एक तीसरा पॉइंट आता है, वो है अवेलेबल भी होना चाहिए। अवेलेबल भी होना चाहिए, उपलब्ध भी होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो लकड़ियाँ जो है वो इंडिया में आपको हर जगह मिल जाती है, ये अवेलेबल था करके लोग इसको यूज़ करते थे, अफोर्डेबल भी था और अवेलेबल भी था, तो सब लोग इसे यूज़ भी करते थे। अब केरोसिन, केरोसिन को अवेलेबल बनाया कैसे? पीडीएस सिस्टम। तो हमने जो राशन के दुकानें जो खोली थी वहाँ पर भी केरोसिन मिलता था। तो दोस्तों लोगों ने राशन कार्ड में केरोसिन को सब्सिडी पे बेचा था। तो केरोसिन को गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल भी बनाया था, अवेलेबल भी कराया था। अब दोस्तों एलपीजी, अब एलपीजी के सामने हमारे सामने एलपीजी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी समस्याएं है? तो वो है दोस्तों क्या ये अफोर्डेबल है? तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो देखो गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी भी दे रही है जो डीबीटी के अंदर हमारे खातों में जमा भी होती है।
तो गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल तो इसको बना दिया, अवेलेबल। अब इंडिया में एलपीजी अवेलेबिलिटी स्टिल प्रॉब्लम है। बड़ी सिटीज में तो चलो ठीक है, आपको आपके घर के आसपास 2-4 किलोमीटर की रेंज में एलपीजी की शॉप मिल जाएगी और वहां पे आपको गैस सिलेंडर भी प्रोवाइड कर देंगे। अब दोस्तों, क्या ये रूरल एरिया में अवेलेबल है? तो रूरल एरिया में अगर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर तक जाना पड़े, वो भी एलपीजी सिलेंडर को रिप्लेस करने के लिए, तो भाई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग वापस इधर चले जाएंगे। तो दोस्तों, अवेलेबल कराना भी जरूरी होता है। तो आइडियल फ्यूल कौन सा होगा? जो अफोर्डेबल भी है, इजीली अवेलेबल भी है। अब अवेलेबल होने के साथ एक्सेसिबल भी होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों? अवेलेबल के साथ एक्सेसिबल भी होना चाहिए। अब एक्सेसिबल मतलब क्या हो जाएगा? तो देखो, अवेलेबिलिटी, अब अवेलेबिलिटी की बात करें तो क्या एलपीजी गैस इंडिया में सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है? तो नहीं, हमको इसे करना पड़ता है इंपोर्ट। तो दोस्तों, यहां पे अवेलेबिलिटी फिर से प्रॉब्लम में आ गई। एक्सेसिबल, वो भी हमने डिस्कस किया। अब चौथा पॉइंट जो है, जो आइडियल फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में हमें हमेशा सोचना होता है, वो है दोस्तों, क्या ये क्लीन है? क्या ये क्लीन फ्यूल है? क्लीन फ्यूल मतलब लेस पोल्यूटिंग, लेस पोल्यूटिंग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखो तो सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग तो हमारा कुकिंग था, जिसके लिए हम लोग यूज करते थे वुड को। अब ये कम पोल्यूटिंग था, ये बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली है, ग्रीन है, इससे कम पोल्यूशन होता है। तो दोस्तों, ये चौथा पॉइंट हो गया आपका आइडियल फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में। अब फिर आइडियल फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में और जो पॉइंट आता है वो ये कि इस फ्यूल का स्टोरेज कैसे है। ठीक है दोस्तों, इसका स्टोरेज, स्टोरेज एक आएगा, फिर उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, और देन आएगा दोस्तों यूसेज। अब यहीं पर देख लो, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन्हें हम लोग स्टोर कैसे करते हैं? तो इनके लिए हमें स्पेशल एक कंटेनर बनाने होते हैं, स्टोर हाउस बनाने होते हैं। पूरे इंडिया में इनको आपको हर सिटी में छोटे छोटे ऐसे स्टोरेज जोन मिलेंगे, जहाँ पे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो पूरा फ्यूल है इन्फ्लेमेबल है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकते हैं। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इनको हम लोग टैंकरों के द्वारा भी पेट्रोल पंप्स तक सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है। यूसेज, यूसेज के टाइम पर ये हाईली वोलाटाइल नहीं होना चाहिए, यूसेज करते वक्त ये सेफ होना चाहिए। जैसे हम लोग एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट देखते हैं, या गाड़ी में जो पेट्रोल वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो उनसे एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, गाड़ियों में ब्लास्ट नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है किस कॉन्टेक्स्ट में? सिक्योरिटी, कि भाई इनमें से किसी को हार्म ना हो, किसी को नुकसान ना हो, ये इको फ्रेंडली और हार्म फ्री भी होने चाहिए। अब ये हो गया दोस्तों आइडियल फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट। और एक दूसरा जो आइडियल फ्यूल का कॉन्टेक्स्ट आता है वो ये है रेसिड्यू, कि जब भी आप इस फ्यूल को बर्न करोगे तो इसने अनवांटेड रेसिड्यू नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, जिसे डिस्पोज करना अपने आप में एक चैलेंज और प्रॉब्लम हो सकता है। अब जैसे मान लो हम लोग जब लकड़ियां जलाते हैं तो वहां पे रेसिड्यू कौन सा क्रिएट होता है? रेसिड्यू होता है दोस्तों राख। अब उसे डिस्पोज करना प्रॉब्लम है। तो आइडियल फ्यूल में ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो दोस्तों, क्या हमें ऐसा परफेक्ट आइडियल फ्यूल आज तक मिला है? तो आंसर है नहीं। हमें परफेक्ट आइडियल फ्यूल अभी तक नहीं मिला है, हमें परफेक्ट आइडियल फ्यूल को ढूंढना है। तो अभी हमारे पास जो भी जितने फ्यूल्स हैं, उन सब को अगर हम लोग ये सारे पैरामीटर अप्लाई करते हैं तो हमें इनमें से सबसे सूटेबल, सबसे अच्छा एक फ्यूल जो है उसे ढूंढना पड़ेगा। तो वो फ्यूल कौन सा होगा? तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, अभी जो फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस, उनमें अगर कोई आता है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन है। फ्यूचर में, फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरा अगर इसमें फ्यूचरिस्टिक अगर कोई आएगा तो वो होगा दोस्तों फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। फ्यूजन बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, ये दो अभी हमारे सामने ऑप्शंस है, पर इनको अवेलेबल होने में और 50-60 साल लग सकते हैं। तो अभी जो एग्जिस्टिंग है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, या चलो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं कि अब दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोस्तों, दुनिया का एनर्जी ट्रांजिशन जो है
वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को तो यूज कर ही रहे हैं, डेफिनेटली यूज कर रहे हैं, पर अब हम लोग धीरे धीरे जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस थे उन्हें अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर रहे हैं। अब हमारे पास कौन से डिफरेंट ऑप्शन थे जिन्हें हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिसिटी तो होम अप्लायंस के लिए यूज ही होती है। अब पेट्रोल डीजल हम लोग कहाँ पर यूज करते थे? पेट्रोल और डीजल को हम लोग यूज करते थे व्हीकल्स में, बराबर है, कार, टेम्पो, ट्रक, ट्रेन, हर जगह पे। तो दोस्तों अब क्या ये पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले जितने भी व्हीकल है, क्या इन्हें हम लोग रिप्लेस करके ईवी नहीं बना रहे हैं? हाँ दोस्तों, क्या इलेक्ट्रिसिटी के साथ अभी ईवी नहीं बन रही है? तो भाई जो व्हीकल अभी पेट्रोल डीजल को यूज करते हैं वो फ्यूचर में दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में सारे के सारे यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई यहाँ पे पेट्रोल डीजल तो हमारे बास्केट में से चला जाएगा। अब बचा दोस्तों फिर कौन सा? तो अब हमारे सामने बचा एलपीजी सीएनजी। अब एलपीजी सीएनजी, क्या एलपीजी सीएनजी को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से? तो दोस्तों जैसे अभी लकड़ियाँ जला के खाना बनाते थे, फिर केरोसिन के स्टोव पे खाना बनाते थे, फिर हम लोगों ने एलपीजी पे खाना बनाना शुरू किया, तो वैसे ही दोस्तों क्या हम लोग फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करके खाना नहीं बना सकते? क्या हम लोग यहाँ पे इंडक्शन यूज नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये चीज याद रखना, यूएसए में उन्होंने जो उनके हाउसिंग प्लानिंग के रूल्स है उन्हें चेंज कर दिया है। अब जैसे देखो, इंडिया में हाउसिंग प्लानिंग का रूल की अगर बात करें तो हमारे घरों के डिजाइन में दोस्तों एक किचन की डिजाइन होती है। किचन की डिजाइन में कंपलसरी होता है कि भाई आपको जो एलपीजी का सिलेंडर रखना है उसके लिए एक ब्लॉक रखना होता है। गैस का अपना हम लोग प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं तो उस एलपीजी सिलेंडर को रखना होता है। अब जहां पर एलपीजी सिलेंडर से प्रोवाइड होता है, अब बड़ी मेजर सिटीज में एलपीजी जो है ये गैस पाइपलाइन से भी प्रोवाइड करता है, तो उन घरों में एलपीजी गैस की फिटिंग भी की जाती है कि भाई एक्सीडेंट या बाकी सिनेरियो से बचा जा सके। तो दोस्तों यूएसए में उन्होंने बोला, उनकी जो हाउसिंग प्लानिंग की जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से 2026 से आगे जितने भी यूएस में घर बनेंगे उन सारे घरों की डिज़ाइन ऐसे होगी कि वहाँ पे एलपीजी नहीं, तो वो एलपीजी गैस सिगड़ी सिलेंडर या गैस पाइपलाइन वाले कनेक्शंस नहीं, तो उनके घरों की डिज़ाइन होगी इलेक्ट्रिकल इंडक्शन से। तो दोस्तों फ्यूचर में ऐसा होगा कि हम लोग अपने सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूचर में हम लोग हमारी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों? तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बताओ, क्या ट्रांसपोर्टेशन में इजी नहीं है? क्या ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी नहीं है? क्या यूसेज के हिसाब से इजी नहीं है? ट्रांसपोर्टेशन, यूसेज, और दूसरा इसे आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में। मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी से सीलिंग फैन चलानी है, विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको इलेक्ट्रिसिटी से हीट चाहिए, हीटर लगा लो। आपको एसी लगाना है, रूम कूल करनी है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे एसी चला लो, रूम कूल भी हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी से आप टेम्परेचर लो भी कर सकते हो, टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो। आप खाना भी बना सकते हो, गाड़ी भी चला सकते हो, कपड़े भी सुखा सकते हो, लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी अभी फ्यूचर में यूज होगी एज वन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आज हम लोग जो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी से डील करते हैं, पेट्रोल डीजल से डील करते हैं, एलपीजी, नेचुरल गैस, सीएनजी से डील करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और हर जगह पर अभी यूज़ होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी अब दोस्तों गवर्नमेंट ने फोकस पूरा किस पर करना चाहिए? फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे। तो दोस्तों हमने अभी क्या बढ़ाना है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। तो चलिए दोस्तों, ये था सिनेरियो जिसको हमने शुरू किया था एनर्जी बास्केट से। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये था सिनेरियो एनर्जी बास्केट इंडिया का। हमने यहाँ पे होलिस्टिक प्रॉब्लम से भी डिस्कस किया। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो हमें जिस पर ध्यान देना है वो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, क्योंकि हमने देखा कि अभी सारी दुनिया जो है, सारी चीज़ें, सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही आएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी आइडियल फ्यूल है क्या? हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है? क्या इलेक्ट्रिसिटी आइडियल फ्यूल है?
अब इलेक्ट्रिसिटी को आइडियल फ्यूल आप किसके हिसाब से बनाओगे? तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग आइडियल फ्यूल मान सकते हैं क्या? तो आइडियल फ्यूल मानने के लिए हमारे सामने जो हम लोगों ने निकष जो देखे थे, पैरामीटर्स जो देखे थे, उनके हिसाब से तो सब सही है। ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, अफोर्डेबल भी बना सकते हैं और किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो भाई रिवोल्यूशन तो हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन हो रहा है। तो दोस्तों ये आइडियल है या नहीं है, ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का सोर्स क्या है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का सोर्स, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कौन सा सोर्स मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं कि भाई अभी जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, हमारे इंडिया में जो अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसमें मेजर कौन से सोर्सेस है। तो दोस्तों आज के डेट में इंडिया में जो मेजर एनर्जी सोर्सेज जो है, इन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। एक है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी और एक है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो आज हमारे पास जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है दोस्तों नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा आती है कोयला जला के, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से। उसके बाद आता है दोस्तों हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर से भी हम लोग जल विद्युत, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। न्यूक्लियर पावर, हम लोग दोस्तों न्यूक्लियर से भी एनर्जी बनाते हैं इंडिया में। उसके बाद हाइड्रो तो हो गया। अब दोस्तों क्या हम लोग नेचुरल गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं, नेचुरल गैस से भी बनाते हैं। तो दोस्तों हाइड्रो पावर भी है। अब इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने पर ज्यादा फोकस कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सोलर से भी एनर्जी बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, अब बायोमास से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जियोथर्मल से भी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जियोथर्मल, टाइड से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सोर्सेस है जहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ना यहाँ पर प्रीलिम में क्वेश्चन आता है या मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कौन से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन वाले जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर और एक क्लासिफिकेशन आता है, वो क्लासिफिकेशन होता है कि भाई कन्वेंशनल कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल कौन सा है। हाँ दोस्तों देखो, एनर्जी सोर्सेस के क्लासिफिकेशन में जो कंफ्यूजन होता है या जहां पर हमें एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक होता है कि भाई कौन सा रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। दूसरा होता है कौन सा कन्वेंशनल है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल है। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया कौन सा, कि भाई न्यूक्लियर के बारे में बताओगे कि न्यूक्लियर हमारा रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, ये क्वेश्चन है पहला। रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल। वैसे ही दोस्तों और एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको देना है, वो है विंड पावर। अब दोस्तों विंड पावर किस में आता है? तो देखो यहां पर भी ना सोर्सेस के दो ग्रुप में क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पारंपरिक, जो हम लोग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, पारंपरिक कन्वेंशनल। और एक दूसरा होता है दोस्तों नॉन कन्वेंशनल। तो दोस्तों क्या ये नॉन कन्वेंशनल है, इसके बारे में भी आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं, कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आपको आंसर बताने हैं। तो चलो दोस्तों अब हम लोग एक नए टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नया टॉपिक है
कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। हाँ दोस्तों, इसे हमें समझना है। देखो भाई, हम लोग सारे क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम में आएगा। अगर हमारी कंसेप्ट क्लियर है ना दोस्तों, तो हम लोग मेंस के आंसर बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। हाँ दोस्तों, बताओगे? तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, तो उसके लिए एक सिंपल टर्म है, उसको आपको याद रखना है। वो टर्म है दोस्तों टरबाइन। वो टर्म कौन सी है? वो टर्म है दोस्तों टरबाइन। अब यहां पर जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है तो हमें क्या करना है? हमें दोस्तों ये जो टरबाइन है इसे घुमाना होता है। टरबाइन को आप घुमा लो, टरबाइन को आप ऐसे घुमा लो। टरबाइन अगर घूम गई तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देती है। टरबाइन घूम गई यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, टरबाइन को घुमाना है। टरबाइन अगर घूम गई तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब इस टरबाइन को घुमाने के लिए आप क्या यूज करोगे? उसी से बनता है दोस्तों सोर्स ऑफ एनर्जी। उसी से क्या बनेगा? सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे चलो एक एग्जांपल दोस्तों, अभी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं हाइड्रो पावर की। हाइड्रो पावर, जल विद्युत। अब जल विद्युत में भी देखोगे यहां पर, तो यहां पर देखो आपको टरबाइन दिख रही है। इस टरबाइन को घुमाना होता है। टरबाइन अगर घूम गई तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब इस टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग हाइड्रो पावर में क्या यूज करते हैं? तो हाइड्रो पावर में दोस्तों हम लोग यूज करते हैं वाटर का फोर्स, पानी का फोर्स। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डैम बनाते हैं। डैम में एक रिजर्वायर पानी जमा करते हैं और उस पानी को इस पाइप से हमने नीचे छोड़ दिया। अब ये पाइप जो है ये नीचे गिर गया टरबाइन पे। टरबाइन घूम गई और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रो पावर, जल विद्युत। क्यों? तो यहां पर हम लोगों ने वाटर को यूज किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टरबाइन घूमने वाला तरीका। अब थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं? तो देखो, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग पहले तो कोयले को लेकर आते हैं और इस कोयले को जलाते हैं, कोयले को बर्न करते हैं और उससे क्या करते हैं? कोयले को जला के हम लोग दोस्तों पानी को बॉईल करते हैं। कोयले को जलाया हमने, उस कोयले को जला के हमने पानी को बॉईल किया, पानी को गर्म किया। अब पानी बॉईल होने के बाद क्या बन गया? पानी बॉईल होने के बाद बन गया स्टीम, भाप। और ये जो भाप है, इस भाप से दोस्तों हमने टरबाइन को घुमाया। इस भाप से हमने टरबाइन को घुमाया और टरबाइन घूम गई और उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। अब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। यहां पे भी टरबाइन घुमाकर ही इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, पर यहां पे टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो यहाँ टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं स्टीम, भाप का। और वो भाप कैसे प्रोड्यूस की? तो वो भाप हमने प्रोड्यूस की कोयले को जला के। और कोयला जलाया, भाप बनाई, उस भाप से हमने टरबाइन घुमाई, टरबाइन ने हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे दी। अब दोस्तों आप ना पुरानी जमाने की मूवीज देखो, जैसे शोले मूवी है, वहां पे ट्रेन कैसे चलती थी। तो वहां पे ट्रेन को चलाने के लिए कोयला फेंकना पड़ता था और वो सीटी मार के बहुत ज्यादा भाप भी छोड़ती थी। वो थे दोस्तों स्टीम इंजन। तो पहले इस स्टीम को हम लोग यूज करते थे रेलवे के इंजन चलाने के लिए भी। तो कोयले को जलाओ, पानी की भाप बनाओ, उस भाप में जो एनर्जी होती है उससे ट्रेन चलती है। तो थर्मल पावर प्लांट में भी हम लोग बेसिकली वही प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक समझा होगा कि जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में पानी का इस्तेमाल किया था हमने टरबाइन को घुमाने के लिए, तो वो बन गया आपका हाइड्रो पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हमने यूज किया दोस्तों कोयले को। कोयले को जला के हम लोग वाटर की भाप बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं और उस स्टीम से टरबाइन घुमा के इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों ये जो थर्मल पावर प्लांट है, क्या इस थर्मल पावर प्लांट को मैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बोल सकता हूं? हाँ दोस्तों, बताना, क्या ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हो गया जिसमें कोयले को जला रहे? अब क्या दोस्तों मैं सेम वे से एक नेचुरल गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बना सकता हूं? नेचुरल गैस बेस्ड। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं कोयले को हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज ना करते हुए यहां पे नेचुरल गैस को बर्न करूंगा। नेचुरल गैस बर्न होगी,
वो वाटर को बॉईल करेगी, उससे बनेगी स्टीम, भाप, और उस भाप से टरबाइन घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ये बन जाएगा दोस्तों आपका नेचुरल गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, नेचुरल गैस वाला थर्मल पावर प्लांट। अब वैसे ही दोस्तों क्या मैं पेट्रोल डीजल इनको भी यूज कर सकता हूँ, पेट्रोल डीजल, और क्या मैं यहाँ पे बायोमास भी यूज कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर बायोमास को जलाकर भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकता हूँ? तो दोस्तों इन सब का आंसर है यस, इन सब को हम लोग यूज कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, पानी बॉईल करके उसकी स्टीम बननी चाहिए और वो स्टीम ने टरबाइन को घुमाना चाहिए। अब स्वदेश मूवी में भी यही सीन है। स्वदेश मूवी में देखो शाहरुख खान जो है वो पानी के झरने पे एक टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे उस गांव में बिजली आ जाती है। तो ये सारे तरीके होते हैं हमारे पावर प्लांट्स के। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको ने समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस आते हैं वो भी ऐसे ही रहेंगे। जैसे थर्मल पावर प्लांट मैंने बताया आपको। अब हमको देखना है न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता होगा। तो भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में जैसे यहाँ पे कोयला जलाते हैं वैसे यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, और जैसे ही वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है, अब वो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या करती है, तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये ऐसे रिएक्टर होता है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या करती है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी तो दोस्तों स्टीम ही जनरेट करती है, भाप ही बनाती है, और इस भाप से हम क्या करते हैं, तो इस भाप से हम लोग टरबाइन को ही घुमाते हैं और टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। अब विंड एनर्जी कैसे काम करती होगी? हाँ दोस्तों, विंड एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाती है? तो यहां पर जब भी हवा चलती है तो दोस्तों हवा इस पवन चक्की को घुमाती है। जब ये घुमाती है तो यहीं पर दोस्तों एक टरबाइन को अटैच कर दिया हमने, और ये टरबाइन घूमती है हवा से और ये इलेक्ट्रिसिटी बनाकर दे देती है। तो दोस्तों आई होप कि अभी समझा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी भाई कैसे प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के ये तरीके होते हैं। अब हमें जो दूसरा टॉपिक जो देखना है वो ये कि एनर्जी के सोर्सेस। तो दोस्तों आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि भाई एनर्जी आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। एनर्जी आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें यहां पर थर्मल पावर प्लांट को देखना है कि थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी, कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो देखो हमें थर्मल पावर प्लांट से अल्टीमेटली आउटपुट क्या मिला? थर्मल पावर प्लांट से हमें एनर्जी मिली किस फॉर्म में? थर्मल पावर प्लांट से हमें एनर्जी मिली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में हमें क्या मिला दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी। अब वही अगर प्रीवियस स्लाइड में देखें तो यहां कोयला है, कोयले से ही तो प्रोसेस शुरू हुई थी। तो दोस्तों कोयले में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? बताओगे? कोयले में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? तो दोस्तों कोयले में एनर्जी जो स्टोर होती है वो है केमिकल एनर्जी। कोल में दोस्तों कौन सी एनर्जी होती है? कोयले में होती है केमिकल एनर्जी। हाँ दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को कैप्चर करके जो एनर्जी प्लांट स्टोर करते हैं वो होते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो भाई फॉसिल फ्यूल में भी कौन सी एनर्जी होती है? फॉसिल फ्यूल में भी दोस्तों एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। यानी कोयले में, पेट्रोल में, डीजल में, मीथेन गैस, एलपीजी, इनमें कौन सी एनर्जी स्टोर है भाई? तो इनमें एनर्जी है दोस्तों केमिकल एनर्जी। तो हमने क्या किया? तो हमने दोस्तों इस कोयले को यहाँ पर जलाया। अब कोयले को जलाया मतलब कोयले में जो केमिकल एनर्जी थी उसे हमने ट्रांसफॉर्म किया किस में? हीट में, थर्मल में। तो दोस्तों फिर ये केमिकल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई? केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो गई हीट में, हीट एनर्जी, जिसे ही हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी। केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो गई हीट में। अब इस हीट एनर्जी से हमने क्या किया? अब दोस्तों इस हीट एनर्जी से हमने बनाई स्टीम, और स्टीम से हमने घुमाई टरबाइन। तो स्टीम में कौन सी एनर्जी होती है? तो स्टीम में दोस्तों एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। स्टीम में कौन सी एनर्जी होती है? स्टीम में होती है काइनेटिक एनर्जी।
और ये काइनेटिक एनर्जी बाद में अल्टीमेटली किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटी में। तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो केमिकल एनर्जी जो कोयले में है वो अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रिसिटी दे देती है, पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए दोस्तों इसे कन्वर्ट होना होता है पहले हीट एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिसिटी में। तो दोस्तों यहां पर आपको याद रखना है, यहां पे 4 स्टेजेस हो गए, 4 स्टेजेस। यहां पे एनर्जी ट्रांसमिशन के, ट्रांसफर के 4 स्टेज हो गए। अब वैसे ही दोस्तों फिर जो आता है हाइड्रो पावर प्लांट। अब इस हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी कैसे कैसे कन्वर्ट हुई होगी। अब यहां पर भी तो दोस्तों अल्टीमेटली हमें क्या मिला, अल्टीमेटली हमें यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी मिली। अल्टीमेट एनर्जी यहां पर कौन सी मिली, अल्टीमेट एनर्जी हमें यहां पर भी मिली दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई टरबाइन के घुमाने के बाद, अब टरबाइन को किसने घुमाया, पानी ने। तो पानी में यहां पर कौन सी एनर्जी थी, जो पानी फ्लो में था उसमें कौन सी एनर्जी थी, तो उसमें एनर्जी थी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी ने टरबाइन को घुमाया और हमें कौन सी एनर्जी दे दी, तो हमें दे दी दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर ये जो रिजर्वायर में जो पानी होता है, ये जो वाटर है, इस वाटर में कौन सी एनर्जी है, तो इस वाटर में दोस्तों एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों पानी में कौन सी एनर्जी थी, पानी में थी पोटेंशियल एनर्जी। यानी हाइड्रो पावर प्लांट में देखो 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी आ गए, पोटेंशियल एनर्जी पहले, फिर वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में फ्लो में, फिर उस काइनेटिक एनर्जी ने टरबाइन को घुमा के क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे एनर्जी के कितने स्टेजेस है, यहाँ पे एनर्जी के सिर्फ दोस्तों 3 स्टेजेस है। थर्मल पावर प्लांट में कितने थे, 4, यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ 3। अब वैसे ही अगर हम लोग दोस्तों विंड पावर को देखें, तो विंड पावर में भी हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है, विंड पावर से भी हम लोग अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। विंड पावर से भी हम लोग अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी बना रहे। अब ये टरबाइन घूम रही है और इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब टरबाइन को घुमाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज होती है, टरबाइन को घुमाने के लिए एनर्जी यूज होती है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई दोस्तों विंड से। तो विंड एनर्जी में एनर्जी के कितने साइकिल हो गए, तो यहां पर दोस्तों एनर्जी के साइकिल हो गए आपके 2, सिर्फ और सिर्फ 2। अब इन सब में भी सबसे बेस्ट कौन सा है, इन सब में भी सबसे बेस्ट है दोस्तों सोलर, सोलर पावर, जिसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फोटोवोल्टिक सेल से। सोलर पावर, सोलर पावर जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं पीवी सेल, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है, तो दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल जो है वो सन से जो एनर्जी आती है, सनलाइट से जो एनर्जी आती है, सनलाइट को ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं कौन से फॉर्म में, तो दोस्तों ये सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहां पे एनर्जी के कितने स्टेजेस है, यहां पर दोस्तों एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और दोस्तों यहां पर फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो भाई पीवी सेल्स। पीवी सेल्स क्या है, तो ये एक प्रकार के सेमीकंडक्टर्स है। ये एक प्रकार के सेमीकंडक्टर है। तो दोस्तों अब एक बताओ, सबसे इफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में कौन सा है, तो इस क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आपके पास अभी ये सारे ऑप्शंस तैयार हो गए। तो दोस्तों इन सारे ऑप्शंस को याद रखना है और इन सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल होगा हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हो रही है, सोलर पावर, विंड पावर, हमने हाइड्रो पावर की भी देख ली और थर्मल पावर प्लांट की भी बात कर ली। तो दोस्तों अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है
कि इंडिया के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट पावर सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए या होगा, या फ्यूचर में हमने किस पर काम करना है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं। हमने लेक्चर के शुरुआत में एक टॉपिक देखा था, एनर्जी बास्केट। हमने शुरुआत में कौन सा टॉपिक देखा था? एनर्जी बास्केट। अब हमें देखना है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बास्केट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बास्केट मतलब इंडिया में आज जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कौन से सोर्सेस से प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों इंडिया में हम लोग जो आज इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें है हमारा थर्मल प्लांट, फिर है हमारे सामने हाइड्रो प्लांट, हाइड्रो पावर, फिर है दोस्तों न्यूक्लियर, फिर है सोलर और देन विंड। ये अभी हमारे इंडिया के पास जो अवेलेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उनके सबसे मेजर सोर्सेस है ये। अब दोस्तों जब भी आप इनके रिलेटेड ना गवर्नमेंट का डेटा पढ़ते हो ना, तो गवर्नमेंट का डेटा ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। गवर्नमेंट का डेटा दो फॉर्म्स में होता है। एक होता है दोस्तों इंस्टॉलेशन। गवर्नमेंट का जो डेटा हम लोग ये पावर सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, जो भी मैप आप पढ़ते हो, वो जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में आता है। जैसे कि चलो मैं आपको इसको समझाता हूं। तो दोस्तों ये मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो आज इंडिया के पास अवेलेबल है। पर जब हम लोग गवर्नमेंट का डेटा पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट के डेटा में दोस्तों दो चीजें होती है जो बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। उन पर ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जब भी आप गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा पढ़ते हो तो वहां पे गवर्नमेंट ना डेटा दो चीजों में देती है। एक होता है दोस्तों इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, कि भाई इंडिया में आज की डेट में इंस्टॉलेशन किसका कितना है। ओके, और फिर दूसरा आता है दोस्तों कि भाई एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक होती है दोस्तों इंस्टॉलेशन कैपेसिटी और एक होती है एक्चुअल में कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो जब हम लोग दोस्तों थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट, तो गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से अगर चले तो इंडिया में इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है, इंस्टॉल कैपेसिटी, पावर प्रोडक्शन वाली कैपेसिटी, तो थर्मल उसमें भी दोस्तों कोल वाला, पर्टिकुलरली कोल बेस्ड जितने भी थर्मल पावर प्लांट है इनकी कैपेसिटी आपको गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये 40 से 45% है। 40 से 45% गवर्नमेंट आपको बोलती है। जब आप सोलर की बात करते हो, ठीक है दोस्तों, जब हम लोग सोलर की बात करते हैं, विंड की बात करते हैं, सोलर विंड जिन्हें हम लोग क्लब कर देते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है तो इनकी इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की गवर्नमेंट के हिसाब से आती है दोस्तों 40%। गवर्नमेंट के हिसाब से 40% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से आ रही है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से, सोलर और विंड, थर्मल और कोल के हिसाब से। अब बाकी बचे जो है उनमें दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग जो है, जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, न्यूक्लियर पावर। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आएगा। तो न्यूक्लियर पावर के लिए जो कैपेसिटी है वो है दोस्तों गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 6%। अब इन तीनों का देख लेते हैं कि भाई एक्चुअल में आज हम लोग जितने इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ये इनमें से कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों आज के डेट में एक्चुअल में नियर अबाउट 70% जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं वो आ रही है कोयले से, कोल। और जब हम लोग न्यूक्लियर की बात करते हैं तो न्यूक्लियर से हमें आ रहा है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2%। न्यूक्लियर एनर्जी कितनी आ रही है? सिर्फ 2%। और बात अगर आप इनकी करोगे फिर सोलर, विंड, रिन्यूएबल, तो ये दोस्तों हार्डली 25% के आसपास प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल। तो दोस्तों ये हमारी इंडिया की आज की स्टोरी है। तो इस हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज भी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला सेक्टर है वो है दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। और दोस्तों आज इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें कोयला ही मेजर है, कोल। और हमें इस कोल को ही हटाना है, इसको
बाजू करना है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोस्तों अभी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मैक्सिमम रिसर्च करना होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन हमें बढ़ाना होगा। कहाँ से, तो भाई सोलर पावर से, विंड पावर से, न्यूक्लियर पावर से, हाइड्रो पावर से, न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड, उसके साथ दोस्तों ग्रीन एनर्जी, फिर हम लोग जो अनकन्वेंशनल है कंप्लीटली टाइड, थर्मल, इन सारे सोर्सेस पर हमें दोस्तों काम करना पड़ेगा। तो अब ये है हमारी सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए दोस्तों हमें एक कंसेप्ट को अभी थोड़ा समझना है, वो कंसेप्ट है बेस लोड फैक्टर। कंसेप्ट कौन सी है दोस्तों, कंसेप्ट है बेस लोड फैक्टर। तो आज की डेट में इंडिया में बेस लोड पावर सोर्स कौन सा है, तो आज की डेट में इंडिया में बेस लोड पावर है दोस्तों कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ये आज के डेट में इंडिया में बेस लोड है। अब भाई ये बेस लोड का मतलब क्या होता है, अब बेस लोड का मतलब होता है दोस्तों ऐसा पावर सोर्स, ऐसा पावर सोर्स जो 24/7 पूरे साल भर 24/7 आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके, उसे हम लोग कहते हैं बेस लोड फैक्टर, जो पूरे साल भर कभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। अब इसको समझने के लिए चलो एक दूसरा तरीका देखते हैं। तो बस यहां पर अभी फिलहाल ये चीज याद रख लेना कि भाई इंडिया का बेस लोड फैक्टर क्या है। तो अभी इंडिया का बेस लोड फैक्टर है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, और हमारी जो भी सर्च है किसके लिए, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि भाई किस रिन्यूएबल सोर्स को हम लोग बेस लोड बनाएं, कौन सा ऐसा रिन्यूएबल पावर है जो हमें 24/7 पावर दे सकता है, 24/7 जब मन चाहे तब इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। तो दोस्तों जिस दिन इंडिया को बेस लोड फैक्टर मिल जाएगा जो कोल के अलावा कोई दूसरा होगा, तो हम लोग कोल को हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको बाजू कर देंगे। पर अभी तक हमें बेस लोड फैक्टर मिला नहीं है। तो आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या भाई न्यूक्लियर एनर्जी बेस लोड हो सकती है, क्या न्यूक्लियर एनर्जी बेस लोड हो सकती है, या ग्रीन हाइड्रोजन क्या ये बेस लोड हो सकता है। तो दोस्तों अभी जो हमारे सामने जो दो ऑप्शन है वो यही है जो बेस लोड हो सकते हैं, जबकि इन्हें डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी हमें डिस्कस करना है। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग ना इनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या ये दोनों हमारे बेस लोड फैक्टर हो सकते हैं। अब हम लोग बेस लोड वाली फैक्टर की कंसेप्ट को ही थोड़ा और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। दोस्तों यहां पे सबसे पहली चीज जो है हमें समझना है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई किसका, तो डिमांड और सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी का। हमें समझना है इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड और सप्लाई। तो चलो पहले डिमांड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की। तो यहां पर एक चीज बताओ, क्या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरे साल भर कांस्टेंट होती है या उसमें वेरिएशन होता है, सीजन वाइज, मंथ वाइज, क्या इसमें वेरिएशन होंगे। तो जैसे दोस्तों इंडिया में 3 बड़े सीजन है, समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, धूप है, बारिश है, ठंड है। तो कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती होगी, तो ऑब्वियसली समर में। तो दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो सीजनल है, सीजन के हिसाब से वैरी होती है। तो समर में धूप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी, क्योंकि भाई सबके घरों में कूलर चलेंगे, एसी चलेंगे, पंखे चलेंगे। दिवाली के दिन फेस्टिवल जब आते हैं तो दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, पर जैसे ही विंटर आएगा एनर्जी की डिमांड कम हो जाएगी, बराबर ना दोस्तों। अब वैसे ही दिन के हिसाब से भी बता दो, क्या डेली वेरिएशन होते हैं या डेली पूरी डिमांड कांस्टेंट होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद डिमांड कम हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों अगर आप पूरे दिन का एनालाइज करें तो मुझे बताओ रात के टाइम पे, नाइट में, हाँ नाइट में
दिन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी या कम? अब रात की अगर बात करोगे तो शाम को 6 से मान लो चलो 10 या 11 पीएम तक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा रहेगी, पर रात को 12 के बाद डिमांड तो कम हो जाएगी। फिर मॉर्निंग में सुबह फिर से 6 to 9 डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। दोपहर में ऑफिसेस में डिमांड होती है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी डिमांड कांस्टेंट नहीं होती है, साल भर वैरी होती है, सीजन वाइज वैरी होती है, दिन में भी वैरी होती है, रात में भी वैरी होती है। अब दोस्तों तो फिर यहाँ पे जो बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन है, तो क्या हमें एक ऐसा पावर सोर्स नहीं चाहिए जो जब चाहे तब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाए और जब हम कहे कम इलेक्ट्रिसिटी बनाए? पॉसिबल है? यही तो दोस्तों बेस लोड की खासियत है। अब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर देखो, एग्रीकल्चर में हम लोग अगर बात करेंगे तो दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा पावर कब यूज़ करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पावर डिमांड थ्रू आउट ईयर कांस्टेंट होती है? तो नहीं दोस्तों, रेनी सीजन में फार्मर्स जो है सिंचाई करते ही नहीं है, तब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती है। समर के टाइम पे हमारे खेतों में धूप इतनी होती है कि खेती ही नहीं होती है, कम रहेगी। पर दोस्तों रब्बी सीजन, विंटर, तब तो इरिगेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो रब्बी सीजन में जहाँ पे ये नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, इन 4 महीनों में एग्रीकल्चर सेक्टर की पावर डिमांड बढ़ जाती है। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए। तो दोस्तों ये क्या हो गया? बेस लोड फैक्टर। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई पावर सोर्स है जिससे हम लोग जब चाहे तब इस डिमांड को सेटिस्फाई कर सके? तो अभी वो ऑप्शन हमारे पास है सिर्फ कोल, सिर्फ और सिर्फ कोल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, तो चलो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ रहे कि भाई सोलर एनर्जी हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है सोलर एनर्जी। अब मुझे बताओ, हम लोग फोटोवोल्टिक सेल यूज करते हैं, पीवी सेल, और पीवी सेल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो क्या दोस्तों सोलर एनर्जी रात में पावर जनरेट कर सकती है? क्या ये रात में पावर जनरेट कर सकती है? नहीं। सोलर पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ दिन में प्रोड्यूस कर सकते हैं, रात में नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिन में, रात में नहीं। और दोस्तों वैसे ही दिन में भी क्या पूरे 12 घंटे प्रोड्यूस करेगी? तो नहीं भाई, कभी इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा होती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, तो सनलाइट प्रेजेंट ही नहीं होती, सनलाइट की इंटेंसिटी भी कम ज़्यादा होती है। तो दोस्तों क्या ये हमें 24/7 कंटिन्यूअस पावर सप्लाई दे सकते हैं? तो नहीं। तो दोस्तों ये हमें 24/7 थ्रू आउट ईयर पावर सप्लाई नहीं दे सकते। तो क्या इसे हम लोग बेस लोड फैक्टर यूज कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट की जगह? हाँ दोस्तों बताओ, क्या इसे हम लोग बेस लोड फैक्टर यूज कर सकते हैं? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्या ये हमारा बेस लोड हो सकता है? तो नहीं। अब वैसे ही दूसरा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सा है? वो है दोस्तों हाइड्रो पावर। तो दोस्तों हाइड्रो पावर क्या हमें पूरे साल भर 24/7 पावर सप्लाई दे सकता है? 24/7 पावर सप्लाई दे सकता है? तो आंसर इज नो। क्यों? तो भाई इंडिया में वेदर सिस्टम कौन सा है? तो दोस्तों हमारे पास है मॉनसून। मॉनसून में सिर्फ 4 महीने बारिश होती है। अब इन 4 महीनों में हम लोग डैम में पानी भर लेते हैं। अब क्या इस पानी से हम लोग साल भर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? तो भाई सोचने में, समझने में लगता है कि भाई क्यों नहीं बना सकते, बनानी चाहिए। पर भाई दोस्तों इंडिया में मानसून सिस्टम है, हमारे यहाँ पे समर भी बहुत टेंस होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। उस केस में, उस सिनेरियो में दोस्तों हमें ड्रिंकिंग वाटर भी तो चाहिए, पीने के लिए पानी भी तो चाहिए। ड्रिंकिंग पानी चाहिए हमें पीने के लिए, हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, इरिगेशन के लिए, हमें इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए। और इंडिया में बारिश तो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने होती है।
तो दोस्तों अब एक चीज बताओ, समर में क्या हम लोग हमारे डैम से पानी छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे? जबकि पूरे इंडिया में पानी का शॉर्टेज होता है। हमारी बहुत सारी सिटीज में समर के 2-3 महीनों में हर 2-3 दिन के बाद पानी सप्लाई होता है। कहीं कहीं चेन्नई सिटी जो है वहां पर तो 8 दिन में 10 दिन में एक बार पावर सप्लाई होता है, पानी सप्लाई होता है। तो दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर याद रखना इंडिया सिचुएशन के हिसाब से हमारी जो नदियां है जिनमें पूरे साल भर पानी नहीं होता है, हमारी नदियां भी सीजनल है। अगर हम लोग हिमालय ओरिजिन वाली रिवर्स को छोड़ दे तो पूरा साउथ इंडिया डेक्कन की रिवर देखो तो वो समर में सूख जाती है। तो दोस्तों क्या हम लोग फिर इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे? तो आंसर इज नो। तो दोस्तों हम लोग हाइड्रो पावर भी हार्डली 4 से 6 मंथ ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। हार्डली 4 से 6 महीने ही हम लोग हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं। तो दोस्तों क्या ये बेस लोड बनेगा? क्या ये बेस लोड बनेगा? ये भी बेस लोड बनेगा या नहीं आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो फिर है दोस्तों नेक्स्ट विंड पावर। तो दोस्तों क्या विंड पावर 24/7 हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है? तो आप बोलोगे कि सर हवा तो 24 घंटे चलती है। भाई हवा 24 घंटे चले उससे क्या फर्क पड़ता है? विंड पावर इलेक्ट्रिसिटी कब बनाती है? जब एक पर्टिकुलर स्पीड की विंड हो और हवा हो। और हवा दोस्तों पूरे भारत में हर जगह थोड़ी ना चलती है। ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं, जैसे कोस्टल एरिया पे बहुत तेज हवा चलती है, पहाड़ों में तेज हवा चलती है, पर हवा कांस्टेंट तो नहीं रहती, उसमें कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो दोस्तों विंड पावर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये कब इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, कब विंड आएगी, कितनी देर चलेगी, कितने देर ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, नहीं पता। तो दोस्तों ये भी बेस लोड फैक्टर नहीं हो सकता, ये भी हमें 24/7 पावर सप्लाई नहीं दे सकते। तो दोस्तों आई होप कि अभी आपको इंडिया की एनर्जी सिचुएशन समझ में आई होगी कि भाई हमारे पास इतने सारे सोर्सेस हैं जिनसे हम लोग एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी पर बनाने की बात बहुत हो रही है, पर सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज में कुछ ना कुछ इश्यूज है। ये लोग बेस फैक्टर नहीं बन पा रहे, बेस लोड नहीं बन पा रहे। तो हमें एक ऐसा पावर सोर्स चाहिए जो 24/7 हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। तो क्या ये सॉल्यूशन हमारा न्यूक्लियर? हाँ दोस्तों, क्या ये सॉल्यूशन हमारा न्यूक्लियर हो सकता है? न्यूक्लियर या ग्रीन हाइड्रोजन? तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी ये बेस लोड हो सकता है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों अगले वाले सेशन में हमारे। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसे लगा आपको बताना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर भी करना है, और कुछ क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं उन सबका आंसर भी देना है। दोस्तों आपके रिस्पांस पे डिपेंड है कि ये सीरीज कितनी देर चलेगी। तो आपका रिस्पांस, कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूरी है। और अगर आपके और कोई सुझाव होंगे या और कोई टॉपिक आप मेरे से पढ़ना चाहते हो जो यूपीएससी मेंस साइंस टेक के हिसाब से आपको टफ जाता है, तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत फायदे का लगा होगा। कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, जब हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा तब बेस लोड फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और उनका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, टिल देन थैंक यू वेरी मच।